So we'll be starting with female reproductive system today. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, तो हमने कहा कि कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला पार्ट होता है प्राइमरी ऑर्गन, जो कि हमारे गेमीट्स को रिलीज करता है, फॉर्म करता है और फिर रिलीज करवाने में हेल्प करता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑर्गन, जो कि बाकी फैसिलिटेट करते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन को, उसको नरिशमेंट देते हैं, बाकी सब काम करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ऑल हमने पढ़ा था, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज दी ओवरीज। दैट इज दी ओवरीज। फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज। जैसे मेल्स के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, वैसे फीमेल्स के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। क्या होते हैं? पेयर ऑफ ओवरीज। ये देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ओवरीज हैं। दे आर पेयर ऑफ ओवरीज। अगेन इन ओवरीज का सबसे 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 बड़ा काम क्या है? गेमीट फॉर्म करना। क्या करना? बताया था ये ऑलरेडी। जैसे बिल्कुल जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलता है ना, लगभग वैसे ही ये काम करने वाला है। ध्यान सुनना। ओवरीज जो है क्या रिलीज कर रही है? गेमीट कर रही है। बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमीट दे आर बिकमिंग द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? गेमीट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गेमीट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। गेमीट क्या नाम है गेमीट का? एग या फिर ओवा। एग या फिर ओवा। ओवम उसका सिंगुलर फॉर्म है, ओवा उसका प्लूरल फॉर्म है, एग भी दूसरा नाम है उसका। डन। दूसरा है इट रिलीजेस फ्यू हॉर्मोन्स। ये जो हॉर्मोन्स वाला टॉपिक है, ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी करवाऊंगी, क्योंकि 11th-12th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। बट यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेस क्लियर करना चाहती हूँ चीज़ों के बारे में, ठीक है? और इतनी जनरल नॉलेज होनी चाहिए हर किसी को, जितना मैं तुम लोग को बताऊँ। तो काफ़ी हॉर्मोन्स रिलीज करता है। दो जो हॉर्मोन्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो आपको भी लिखने, दैट इज ईस्ट्रोजन। कई बुक्स के अंदर ईस्ट्रोजन में OESTROGEN लिखा है, वो भी बिल्कुल ठीक है। आप ईस्ट्रोजन का स्पेलिंग ई से स्टार्ट करो या फिर ओ से स्टार्ट करो, एक ही बात है। ई। और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। तो आप साथ में लिख लो। लिखिए तुम लोगों ने, ओवरीज का गेमीट फॉर्मेशन है और इसका तो ओवरीज जो हैं दे आर प्रेजेंट इन पेयर। पहला काम क्या है इनका? गेमीट फॉर्म करना। ओवरीज के अंदर फीमेल के गेमीट्स बनते हैं, प्रोड्यूस यहाँ से होते हैं सबसे पहले। इन गेमीट्स को हम लोग एग्स बोलते हैं। दूसरी चीज़ इसका काम क्या है? टू रिलीज हॉर्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन याद हो गया? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है? एक सिंपल सी कहानी समझना। अब इसकी पूरी एक बार स्ट्रक्चर बेसिक बताती हूँ, फिर आपको आगे चलते हैं इसके बारे में। ओवरी ने क्या बनानी है? एग्स बनानी है। क्या बनानी है? एग्स। अब इन्हीं ने क्या कराना है? एग्स रिलीज कराने हैं। क्या कराने हैं? एग्स रिलीज कराने। आज भी यहाँ से हाँ बस यहाँ से ये बैठे। चलो मम्मी के बैठे। चलो 2 मिनट बस, अब आधा घंटा पढ़ाऊंगी, ठीक है? जल्दी छोड़ो। यहाँ से एक रिलीज होना है, ध्यान सुनना। यहाँ से एक रिलीज हुआ, कहाँ गया? ओविडक्ट के अंदर। कहाँ गया? ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट को और क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल ऐसे बोर नहीं होगा अगर तुम ध्यान सुन लोगे। तो हर महीने एक रिलीज होना है एक ओवरी से। ओविडक्ट के पास जाना है उसने। ओविडक्ट के थ्रू कहाँ पे आना है उसने? यूट्रस के अंदर आना। हम ये समझ से नहीं आई कहानी कि ये फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, इसके सब कहानी समझाओ। चलो समझते। सबसे पहले एक बात समझो, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है और अगर उसके वूम में एक और फीमेल है,
आई बात समझ? इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट विद अ गर्ल चाइल्ड, तो एक्चुअल में वो 2 जनरेशन को कैरी कर रही है एक बार में। मैम 2 जनरेशन को कैसे कैरी कर रही है? देखो, एक लेडी के पास एक जनरेशन जो उसके वूम में है, एक जनरेशन एक गर्ल चाइल्ड तो उसके पेट में है ना, इसके वूम में है ना। अगर वो वूम में गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल के पास क्या होगी? पूरा ये स्ट्रक्चर होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। उसके पास क्या होंगे? उसकी ओवरीज होंगी। क्या होंगी? ओवरीज। इन ओवरीज के अंदर ऑलरेडी मिलियंस ऑफ एग्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट बट दे आर इमेच्योर। उन्हें हम फॉलिकल्स कहते हैं। इमेच्योर फॉलिकल्स के फॉर्म में एग्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एक फीमेल के अंदर। मेल में तो प्यूबर्टी हिट करने के बाद स्पर्म प्रोड्यूस होना शुरू हुआ ना, बट फीमेल जब पैदा हुई उसके पास जब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, उसकी ओवरीज में ऑलरेडी बहुत सारे एग्स प्रेजेंट थे जो कि इमेच्योर थे। तो जब प्यूबर्टी हिट करी तो हार्मोन्स रिलीज हुए, मैच्योरेशन हुई और हर महीने फीमेल की बॉडी से एक एक ओवरीज से क्या रिलीज होने लग गया? एग रिलीज होने लग गया। आई कहानी समझ? कोई दिक्कत? So a pregnant female, a female who is pregnant with a girl child is actually carrying 2 generations. 2 generations को कैरी करी, क्योंकि जो फीमेल बॉर्न होने वाली है उसके पास ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ऑलरेडी, उसके पास ये ओवरीज है। इन ओवरीज में ऑलरेडी मिलियंस ऑफ इमेच्योर एग्स पड़े हैं जो कि प्यूबर्टी हिट करने में हार्मोन रिलीज से मैच्योर हो जाएंगे और हर महीने एक एग रिलीज होने लग जाएगा। आई बात समझ इतनी? अब जब प्यूबर्टी हिट करी, हार्मोन्स बिल्कुल चेंज हुए, हार्मोनल बैलेंसेस पूरी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। हर महीने एक एग रिलीज हुआ, हर महीने एक एग रिलीज हुआ, ठीक है। अब वो एग तो इसलिए रिलीज हुआ था क्योंकि उसको लगा था वो एग क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा का मतलब उसको लगा था कि यहाँ से स्पर्म एंटर करेगा और जाकर क्या कर लेगा? उसको फ्यूज करवा देगा और क्या हो जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। आई बात समझ? तो हर महीने रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल के वो रेडी रहता है प्रेग्नेंट होने के लिए या फिर फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। डन? तो हर महीने एक ओवरी, ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? प्रेगनेंसी क्या होती है? हर महीने अगर एग रिलीज हुआ फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा? फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? इसको पूरी कहानी को समझना, क्वेश्चन आंसर्स को याद करना मुश्किल होता है तब जब आपको समझना ही वो चीज़। आपको समझ आ गई फिर तो अपनी भाषा में भी आप लिख लोगे। तो इसलिए पूरी कहानी बहुत बहुत ध्यान सुना और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। हर महीने कुछ भी हो, फीमेल की ओवरी ने एक एग तो रिलीज करना ही करना है। अगर उसकी बॉडी में हार्मोन सही है, लाइफस्टाइल ठीक है, कोई पीसीओडी पीसीओएस नहीं है, हम एक नॉर्मल फीमेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एबनॉर्मल की नहीं, कि एबनॉर्मल केसेस की बात नहीं करें जहाँ पीसीओडी पीसीओएस है, कोई प्रॉब्लम हो गई, एक ओवरी फंक्शनल नहीं है, सिस्ट फॉर्मेशन है, ऐसी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। एक नॉर्मल फीमेल की बात कर रही हूँ कि एक नॉर्मल फीमेल के हर महीने एक ओवरी से एग रिलीज होना ही होना है। हो गया एग रिलीज? ये देखो एग रिलीज हो गया। अब वो यहाँ पे कुछ दिन रहेगा, कुछ टाइम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। वेट करेगा कि स्पर्म यहाँ पर आकर इसको फर्टिलाइज कर दे। अभी यहाँ से सोचो एग रिलीज हुआ, यहाँ पे मैं आपको ग्रीन कलर से दिखाती हूँ, रेड से दिखा रही हूँ, दिख रहा है तुम्हें अलग से थोड़ा सा, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। एकम अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो फिर अच्छी बात तो नहीं है बच्चे। अगर आप खोए रहोगे फिर तो देख लो, आप नींद पूरी कर लो या तो घर पे देख लेना वीडियो। ये यहाँ पे रिलीज हुआ, ये है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अब अज्यूम करो कि उस महीने फीमेल ने कॉपुलेशन करी, मेल फीमेल ने कॉपुलेट करा और यहाँ पर स्पर्म रिलीज हुआ और स्पर्म ने यहाँ पर क्या करा? इस एग को क्या कर लिया? फर्टिलाइज कर दिया। क्या कर दिया? फर्टिलाइज कर दिया।
अब ये एग क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अभी एग जो होगा वो फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया। इसने डिविजन्स करनी है, 11th-12th में आपको पढ़ाएंगे, बैचलर्स में भी पढ़ाएंगे अगर आप लेते हैं कि कैसे आपकी ब्लास्टूला स्टेज, मोरुला स्टेज, गैस्ट्रूला स्टेज, ऐसी बहुत सारी स्टेजेस पढ़ाएंगे। अभी नॉट ऑफ योर सिलेबस, आउट ऑफ योर सिलेबस है बिल्कुल कहानी। इतना समझना कि यहाँ पे ये डिवाइड करता रहेगा, थोड़ा बड़ा होगा। एक मलबरी स्टेज बनाएगा, मोरुला 8 सेल्स की स्टेज बनाएगा, करने की जरूरत नहीं है। फिर ये फर्टिलाइज जाइगोट है, ये जाइगोट अभी आगे नीचे उतर के आ जाएगा। अब मेरी ये जो यूट्रस है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बच्चा है, इसने सारी तैयारी पहले करके रखनी है। इसने क्या करना है, सारी तैयारी पहले करके रखी हुई है। ये यूट्रस है, ये यूट्रस दिख रही है मार्क, और ये तुम्हें दिख रही थी वाली, नहीं अलग से तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ ये यूट्राइन की ये वाली वॉल को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप वॉल ऑफ यूट्रस लिख सकते हो। मैं कहूंगी कि नाम याद कर लो, आसान है, कुछ इतना मुश्किल है। एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब इस एंडोमेट्रियम के अंदर ना बहुत सारा ब्लड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, बहुत सारा ब्लड भरा हुआ है, और एक स्पॉन्जी टिश्यू की तरह बन गई। कैसी बन गई, स्पॉन्जी टिश्यू की तरह, ताकि जो एम्ब्रियो है वो यहाँ पर आकर रिसाइड कर पाए। आई बात समझ। इसने पहले अपने आप को तैयार रखा हुआ था भाई कि चलो अगर फर्टिलाइज्ड एग आया ना तो वो यहाँ पर आकर क्या करेगा, रेस्ट करेगा, रिसाइड करेगा। तो ये जो एम्ब्रियो है वो यहाँ पे जाकर अटैच हो जाता है, यहाँ पे आकर चिपक जाता है, यहाँ पे रिसाइड कर रहा होता है। इसको यहाँ से न्यूट्रिशन मिलते हैं, यहाँ पे प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है, सब चीजें, ये सारी कहानी होती है बाद में। ऑल इन ऑल समझ आई कहानी। तो ये एंडोमेट्रियम ना एक वो थिकन यूट्राइन वॉल है। जो यूट्रस की वॉल है ना वो थिकन हो जाती है, बहुत सारा ब्लड भर जाता है उसके अंदर, एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, ताकि ये जो एम्ब्रियो है उसको पूरा क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, रेस्ट मिल रहा है अच्छे से। ठीक है, फिर ये बेबी बड़ा होता है, डेवलप होता है, हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। 9 मंथ्स के बाद प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ्स का होता है। 9 मंथ्स के बाद क्या होती है, पार्चुरेशन होती है। क्या होती है, पार्चुरेशन। लेबर पेन होती है पहले, तो उसके बाद क्या होती है, पार्चुरेशन होती है। लेबर पेन क्या होता है एक्चुअली, लेबर पेन होता है, देखो आपकी ना यूट्रस की अलग अलग वॉल्स होती हैं। सबसे पहले आउटर वॉल होती है, फिर एक मायोमेट्रियम होती है, फिर एंडोमेट्रियम होती है। ठीक है, तो इससे एंडोमेट्रियम के बाहर वाली जो यूट्रस की वॉल होती है उसे कहते हैं मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम। मायो का मतलब होता है मसल, मायो का मतलब होता है मसल। तो एंडोमेट्रियम के बाहर ना वो मस्कुलर वाली वॉल है। तो जब भी बड़ा हो गया तो वो प्रेशर पड़ रहा है ना इसके ऊपर, यूट्रस के ऊपर प्रेशर पड़ने लग गया, तो ये मसल्स जो होंगी ना वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, और फीमेल को क्या आएगी, लेबर पेन आनी शुरू हो जाएगी। कई बार हम कहते हैं ना लेबर पेन इंड्यूस करवाई गई है, उसमें क्या होता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसके कारण ये जो मायोमेट्रियम की वॉल ना फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करने लग जाती है। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है फीमेल के अंदर, और जो लेडी है वो बेबी को पुश करती है और बेबी बाहर आ जाता है। आई कहानी समझ। और ये बेबी के बाहर आने को, डिलीवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। कहानी पूरी समझ आई, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन आते हैं, व्हाट विल हैपन इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड, या फिर what will happen if indicate what how does pregnancy occur, ये सब चीज़ें क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर से सुनना पूरी कहानी। हर महीने एक ओवरी ने एग रिलीज करना है, किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू या ओविडक्ट के थ्रू। यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड ऑल्सो इट इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट इज लाइक अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसने ये पूरा ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, तो हर महीने एक एग रिलीज करा गया फेलोपियन ट्यूब के थ्रू। ठीक है, ओवरी के थ्रू। कहाँ पे रिलीज किया, फेलोपियन ट्यूब में। स्पर्म आया, उसने फर्टिलाइज कर दिया इसको। फर्टिलाइजेशन कल सिखाई थी आपको, बताया था कैसे उसके अंदर एक्रोसोम पियर्स करता है और इसके अंदर ऐसे एंटर कर जाता है। आपका जाइगोट बना, बड़ा जाइगोट के बाद एम्ब्रियो ने यहाँ पर यूट्रस की वॉल के अंदर क्या कर जाना है, इम्प्लांट कर जाना है। इनर वॉल ऑफ यूट्रस के अंदर क्या कर जाना है, इम्प्लांट करना। तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, व्हाट इज साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या थी,
साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इज यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल जिसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस भी बोलते हैं, कई जगह पे लिख देते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक एंडोमेट्रियम। डन। एंडोमेट्रियम इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड, पूरा न्यूट्रिशन देगा उसको 9 महीने, चीजों को एक्सचेंज में भी हेल्प करेगा। मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम इज अ मस्कुलर वॉल, मस्कुलर यूट्रस वॉल है जो लेबर पेन इंड्यूस करवाएगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, लेबर पेन आएगी फीमेल के अंदर और वो क्या करती है, पुश कर देगी बेबी। आई बात समझ नहीं? तो ये तो था कि जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तब क्या होगा। अब सोचो एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, फिर क्या होगा? अगर एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, अगर फीमेल ने कॉपुलेशन करी ही नहीं, फिर क्या होगा? स्पर्म आया ही नहीं तो क्या होगा? होगा तो ये कि भाई ओवरी का पूरे टाइम, यूट्रस ने तो हमेशा रेडी रहना है, ओवरी ने हमेशा रेडी रहना है अपना काम करने के लिए, ठीक है? तो ओवरी ने एग रिलीज करना है, वो फर्टिलाइज नहीं होगा, फिर वो अभी एंडोमेट्रियम की वॉल तो क्या है बेचारी, ये तो थिकन हो गई है, इसके अंदर तो ब्लड भरा हुआ है भाई, ये तो रेडी थी कि जाइगोट एम्ब्रियो बन के आएगा, यहीं पे रुकेगा, अब नहीं आया, तो ये एग आया यहाँ पे। अब ये एंडोमेट्रियम की वॉल को पता चला भाई जाइगोट तो बना ही नहीं, एम्ब्रियो आया ही नहीं मेरे पास इम्प्लांट होने, तो हर महीने अगर फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई एग की, उस केस में पीरियड ब्लड की तरह मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। आई बात समझ? ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है जिसमें खूब सारा ब्लड भरा है, वो हर महीने क्या कर जाएगी? शेड ऑफ कर जाएगी। क्या कर जाएगी? शेड ऑफ कर जाएगी। हर महीने क्या कर जाएगी? शेड ऑफ कर जाएगी। आपके घर से फोन आ रहा है, उठा नहीं सकती, रिकॉर्डिंग चल जाएगी। हर महीने ये जो आपने कॉल करना कर लो, एंडोमेट्रियम है जो रिचली सप्लाइड विद ब्लड है, वो क्या कर जाएगी? शेड ऑफ कर जाएगी। क्या कर जाएगी? शेड ऑफ कर जाएगी एंड मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। सो हाउ डज मेंस्ट्रुएशन अकर का ये आंसर होगा, या फिर व्हाट विल हैपन इफ the sperm does not fertilizes the egg or egg is not fertilized? In that case, again the ovary is going to release the egg every month. It is going to pass through the fallopian tube to the uterus wall, which is the endometrium, is already ready to have the embryo and is thickened with blood. It is forming a cushion-like structure. This blood is shed off, or the endometrium wall sheds off every month in the form of period blood or the menstruation blood. क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये ज़ाइगोट ओविडक्ट में मैंने कहा या वहाँ पे यूट्रस के पास आता है? क्या बच्चे? वो ज़ाइगोट वही ओविडक्ट में बन जाएगा। यहाँ पे ज़ाइगोट बन जाएगा उसी टाइम, यहाँ पे एम्ब्रियो आएगा, ठीक है? अच्छा, तो ये ओवरी जब ये एक प्यूबर्टी में आके रिलीज करेगी? हाँ, एग्स थे पर रिलीज प्यूबर्टी में हो गए। अब जैसे कई बार कहते हैं ना कि आजकल लोग एग्स फ्रीज करा रहे हैं, वो यही है क्योंकि देखो हर मंथ तो एग रिलीज होना है, तो इससे पहले कहते हैं ना देयर इज अ पर्टिकुलर एज व्हेन द लेडी कैन गेट पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट, की इसी टाइम पे सबसे बेस्ट प्रेगनेंसी होती है, इजी प्रेगनेंसी होती है, फीमेल इजीली प्रेग्नेंट हो सकती है। तो यूजुअली 21 वाली एज होती है, 21 से 25 26 तक भी होती है, अगर अच्छा लाइफस्टाइल रखा हुआ है आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। बट लाइक आजकल जो है फीमेल्स जो हैं वो यूजुअली ऐसे प्रेगनेंसी पीरियड अपना 30 प्लस पे लेके जाती हैं, 35 प्लस पे भी लेके जाती हैं। द प्रॉब्लम इज उस केस के अंदर फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सीधी बात है ना भाई, ओवरी के पास तो फिक्स्ड नंबर ही है एग्स का, अब वो हर महीने रिलीज करी जा रही है, खत्म हो रही है उसके पास तो एग्स। देखो मेल तो स्पर्म बना सकता है ना, मेल तो स्पर्म बना सकता है, पर फीमेल ही एग बना सकती है। फीमेल के पास एग बने बनाए हैं मैच्योर फॉर्म में, वो मैच्योर करके बस रिलीज कर सकती है उसको। आई बात समझ? तो इसीलिए ज्यादा लेट प्रेगनेंसी जो होती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, फीमेल्स जो है इतनी मतलब लेट 30s में प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, यही रीजन है। दोनों तरफ से एग निकलेगा, एक बार में एक ही तरफ से एग निकल पाता है, ठीक है? अब बात करते हैं जो आपने ट्विंस वाली कहानी पढ़ाई थी, आपने मुझसे किसी ने पूछा था ट्विंस वाली कहानी। हाँ जी शामफी,
मैम जैसे जो हमारे ये गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है वो पेयर्स में क्यों प्रेजेंट है, सिंगल क्यों नहीं प्रेजेंट हो सकते? सिंगल होते तो भी काम करते बट एफिशिएंटली ना करते। इट इज़ नॉट कि अगर एक फीमेल के पास एक ओवरी है और दूसरी नहीं है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, वो हो पाएगी क्योंकि एग रिलीज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए था क्योंकि अब 14-15 के अंदर तो नहीं प्रेग्नेंट कर सकते ना लेडी को, ठीक है ना। तो हमें नंबर ऑफ एग्स भी ज़्यादा चाहिए हैं, इसीलिए हम अब क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इनका तो रोल ही बहुत बड़ा है, इसलिए वैसे ही भगवान जी ने पैर में दे दिया हमें, ठीक है। चलो मैं बताई तुम्हें शायद ट्विंस का, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। तुम चाहते हो वो ट्विंस वाली कहानी तो मैं पढ़ाऊंगी, नहीं तो मैं आगे चल देती हूँ। ट्विंस इज नॉट इन योर सिलेबस की ट्विंस कैसे होते हैं। हाँ पढ़ाऊंगी अभी, पढ़ाएंगे। बोलो बोलो पढ़ाने के ट्विंस वाला कि मैं आगे स्किप कर चल रहा हूँ आगे। कौन कौन कह रहे हैं पढ़ा दो, ट्विंस कैसे हो रहे हैं। अरे मैम रहने दो, पार्टी देनी है। नो नो मैम पार्टी कोई बात नहीं, अभी बात नहीं। अब बताओ हट से ट्विंस वाला कौन कौन कह रहे हैं कि बता दो एक बार, हाथ रेस करो। 1 2 क्या? अरे मैम रहने दो, मैम अच्छी नहीं पिटाई हो जाएगी, बस 2 मिनट रुक जाओ अभी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कराना है। मैं बता रही हूँ ट्विंस कैसे होते हैं, सुनो। ट्विंस ना 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम बच्चे दिखते हैं, बिल्कुल मैं चिंकी हूँ ये मिंकी है, तो चिंकी मिंकी वाले की कौन है? यार तुम्हें ये भी नहीं पता यार, ये तो बहुत वो चिंकी मिंकी दिख रहा है यार, मेरे को तो पता नहीं इंस्टा पे इतना चिंकी मिंकी आपका चल रहा क्या है। मिंकी और चिंकी होती पता नहीं, मुझे नहीं पता, मतलब सेम दिखते हैं। और एक होते हैं जो बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल डिफरेंट दूसरा बिल्कुल डिफरेंट, या फिर एक लड़का एक लड़की, तो वो होता कैसे है। सबसे पहले समझते हैं कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं, जो एक जैसे नहीं दिखते हैं। ऐसा हो गया किसी महीने गलती से कि दोनों ओवरी ने एग रिलीज कर दिया, हो जाता है, दोनों ओवरीज ने एग रिलीज कर दिया, उसी महीने कॉपुलेशन हो गई, स्पर्म आया, स्पर्म ने दोनों को फर्टिलाइज कर दिया, एक में एक्स वाला क्रोमोसोम चले गया, एक में वाई, मतलब एक में लड़की वाला चले गया, एक में लड़के वाला, तो एक बेबी बॉय हो गया, एक बेबी गर्ल हो गई। आई बात समझ। तो हम भी एक साथ अलग अलग जा सकते हैं। हाँ जैसे आपने बोला ना एक गर्ल हो गया बॉय हो गया, तो हाँ तो ये तो कल ही अच्छा कल तो आया नहीं था, ये बताया था मैंने कि स्पर्म बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक बार में रिलीज हो रहे हैं, और सब में कॉम्पिटिशन है कि कौन पहले जाके फर्टिलाइज कर देगा। जाता तो एक ही है। जाता एक ही है। मैम अगर दोनों एक्स से लेकर दोनों एनिमल होंगे वो नॉन आइडेंटिकल। हाँ सो जो दोनों में एक्स चले गया, दोनों फीमेल्स हो गई, फिर भी वो नॉन आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम नहीं होंगे, उनका बिहेवियर पैटर्न से लेकर शक्ल से लेकर बात सब चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो ऐसा हुआ हर महीने एक एग रिलीज होता था, किसी महीने ओवरी ने 2 एग्स रिलीज कर दिए, पॉपुलेशन ही दोनों को पास स्पर्म आके फर्टिलाइज कर दिया, जायगोट बना गए, ठीक है, फीमेल प्रेग्नेंट हो गई नॉन आइडेंटिकल के साथ। अब समझते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस कैसे हुए थे, जो चिंकी मिंकी वाले बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो सेम दिखते हैं, जो एक ओवरी से 2 हो सकते हैं एग्स। एक बार में कम होते हैं ये, 2 मतलब एक से एक हो सकता है, वैसे हो सकता है ये भी हो सकता है, बट यूजुअली नहीं होता। केस ऐसा होता है कि इधर से एक आ गया, इधर से एक आ गया। अच्छा चलो आइडेंटिकल ट्विंस का देखते हैं। अब ऐसा हो एक ही एग था, स्पर्म आया, उसको फर्टिलाइज कर दिया, इसने ना बड़ी अर्ली स्टेज वाला भी जायगोट बनाया था, बिल्कुल अर्ली स्टेज थी अभी, बिकॉज जायगोट ऐसे नहीं कि जैसे फर्टिलाइज किया वैसे ही बच्चा पूरा बाप बन गया, ऐसा नहीं बच्चा बन के बैठ जाता वो, क्यों फर्टिलाइज करके चलो बच्चा बन के बैठो, ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी, ऐसे कोई बच्चा नहीं बन के, बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे डिवीजन होती है, धीरे धीरे करके उसके ऑर्गन बनते हैं, हार्ट बनता है, ब्रेन बनता है, आईज धीरे बनती है, कुछ तो टैडपोल जैसा दिखता है वो, पहले तो फिश जैसा दिखता है उसके। जब हम लोगों ने मतलब अगर तुम पढ़ोगे कभी ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ना चाहोगे तो पढ़ना ज़रूर, अच्छी चीज़ है, मतलब मज़ा आता है मेरे को तो पढ़ के। उसमें जब फीमेल का ऐसे वो देखा गया था ना वूम के अंदर कैसे बेबी डेवलप हो रहा है, तो देखा गया कि वो जो बेबी है ना जो डेवलप हो रहा है वो पहले तो फिश जैसा दिखता है, कुछ टैडपोल जैसा लगता है, लगता है कि फिशेस से ही हम इवॉल्व हो गए। तो ऐसी भी गलत हमारे पास थ्योरीज आ गई, शायद हम फिशेस से आ गए हैं। जल्दी बंद कर दे, फोन नहीं भेजना चाहिए भाई, मैं फोन रख लूंगी, फोन साइलेंट करके आया करो अपना, ठीक है। जायगोट बन गया, स्पर्म आया, एग को फर्टिलाइज करके जायगोट बन गया। बहुत अर्ली स्टेज पे कुछ ऐसा हुआ कि ये जो जायगोट था ना वो 2 में क्लीव कर गया, वो 2 में डिवाइड हो गया, कुछ ऐसा हुआ, कोई क्लीवेज हुई इसका कोई कुछ ऐसा हुआ, कुछ क्लीवेज ऐसी हुई कि ये 2 में डिवाइड कर गया। अब दोनों के पास सिमिलर जेनेटिक मटेरियल है,
सिमिलर सब कुछ आया हुआ है, सिमिलर न्यूक्लियस बनने लग जाएगा, पूरी पूरी बॉडी डेवलप होगी और सेम टू सेम डेवलप हो जाएगी। दो हो गए वो। अब जैसे उसने बोला था कि आधा एक रह जाता है, आधा नीचे वाला एक रह जाता है, वो भी ऐसा कुछ सवाल आता है। वो एबनॉर्मैलिटीज ऐसे आती है कि क्लीवेज हो रही थी। क्लीवेज का मतलब होता है बीच में से कटना, टूटना। तो ये बीच में से कट रहा था बट आधा ही कट पाया, कुछ ऐसा हुआ कि आगे कटा ही नहीं वो। ठीक है, समझ आया तुम्हें ट्विंस की कहानी? आइडेंटिकल ट्विंस की कहानी कैसे हो रही है? ट्विंस कैसे हो रहे हैं? नॉन आइडेंटिकल वाले दोनों ने एग रिलीज कर दिया, दोनों को फर्टिलाइजेशन हो गई। आइडेंटिकल वैसे कैसे हुई कि एक ही एग था, फर्टिलाइज हुआ, वो दो में डिवाइड हो गया बस। चलिए आगे, कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं हम लोग। तो fallopian tube is also known as oviduct. It is a thin tube that is connecting the ovaries to the uterus. ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट करने वाली कौन है? ये ओविडक्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? fallopian tube भी बोल देते हैं। The eggs are released by the ovary and are transported by this tube. Then we are going to talk about the uterus. Uterus क्या होता है? It is a bag-like muscular elastic structure. It is made up of 3 tissues: perimetrium, एंडोमेट्रियम, मेयोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली यूट्रस की वॉल को कहते हैं, ध्यान सुनना, दिस आउट ऑफ योर एनसीईआरटी, पर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यूट्रस की 3 वॉल होती है। पेरीमेट्रियम जो सिर्फ प्रोटेक्ट कर रही है यूट्रस को, मायोमेट्रियम जो क्या कर रही है? लेबर पेन दे रही है, और लास्ट है एंडोमेट्रियम जो क्या कर रही है? वो थिकन्ड कुशन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है जिसके ऊपर एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट होना है। The endometrium is also responsible for supporting the developing fetus. तो जो fetus डेवलप हो रहा है उसको पूरा का पूरा डेवलपमेंट के अंदर हेल्प कौन करेगा? ये एंडोमेट्रियम बहुत बड़ा हेल्प करेगा। और वो जो 9 महीने का हम कहते हैं ना प्रेगनेंसी पीरियड, वो 9 महीने के प्रेगनेंसी पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड मतलब वो 9 महीने जो हम कहते हैं ना प्रेग्नेंट लेडी, उसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट एक मैंने आपको यहाँ पे मार्क कर रखा था सर्विक्स, ये सर्विक्स मार्क कर रहा था इसको। सर्विक्स क्या होता है एक बार सुन लो। दिस इज द साइट वेयर द यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना। यूट्रस वजाइना के थ्रू ओपन होती है, कहाँ पे? सर्विक्स के थ्रू। दिस फैसिलिटेट्स द पैसेज ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस। तो मतलब यहाँ से क्या करना है? स्पर्म ने एंटर करना है यूट्रस के अंदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी सब मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज पढ़ते हैं छोटी सी, दैट इज प्लेसेंटा। क्या होता है? प्लेसेंटा ना एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है, कुछ एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है, एंड इट इज फॉर्मिंग लाइक अ कनेक्शन बिटवीन द अनबॉर्न बेबी एंड द मदर। एक वो कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। कनेक्शन क्यों? ये ब्लड की सप्लाई करवाता है। प्लेसेंटा वो एक कनेक्शन है जो कि ब्लड की सप्लाई करवा रहा है फीटस को, ऑक्सीजन की सप्लाई करवा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लेकर जा रहा है, सारा वेस्ट उठाकर जो अनबॉर्न बेबी है वहाँ से फीमेल तक लेकर जा रहा है, हॉर्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। ये सारे काम किसने करने हैं? प्लेसेंटा ने। सो प्लेसेंटा इज बेसिकली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द अनबॉर्न बेबी विच इज द फीटस एंड द मदर। एंड इसके क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लेसेंटा, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो प्लेसेंटा का और भी काम है। प्लेसेंटा हार्मोन्स भी रिलीज करवा रही है। मैं आपको बताऊंगी प्लेसेंटा के बारे में, हार्मोन्स के बारे में भी, वो थोड़ा 12th से रिलेटेड है बट बताऊंगी मैं तुम्हें इसी क्लास में, सुनना भी अच्छे से। तो प्लेसेंटा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को फीटस को दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है, क्योंकि फीटस अभी इतना डेवलप नहीं हो गई वो सारा कुछ खुद कर ले। ठीक है, जितने भी वेस्ट उसकी बॉडी में बन रहे हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, उनको बॉडी से बाहर भेज रहा है, मतलब फीटस की बॉडी से दूर लेकर जा रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है प्लेसेंटा। ठीक है, चलिए सो प्लेसेंटा के बारे में, द एम्ब्रियो गेट्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द मदर थ्रू अ स्पेशल टिश्यू नोन एज प्लेसेंटा which is a connection between the mother and the embryo. It helps in transportation of glucose. Glucose क्या है? फूड ही है उसके लिए। Oxygen to the embryo and removes the waste generated. ठीक है, तो प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू है which forms a connecting link between the developing embryo and the mother. ठीक है, ये वेस्ट को रिलीज करवाता है, ऑक्सीजन देता है। हाँ, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अ special tissue which
acts as a connecting link between the fetus या फिर developing embryo and the mother. और ये हॉर्मोन्स के अंदर हॉर्मोन्स रिलीज करवा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है ग्लूकोज की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वेस्ट की, इन सब चीज़ों। डन? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई? पक्का पक्का आगे चले चले भाई। अब जो मैं करवा रही हूँ थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है, बस 5 मिनट 6 मिनट देना, ये फटाफट थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ करवा रही हूँ। लिखना चाहते लिख लेना, मैंने नोट्स में नहीं दिया हुआ। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना फीमेल की, उसके 4 फेज होते हैं। कई बार ना ऐसा होता है कि फीमेल ना प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाती है, गायनेक के पास जाती है, तो वो उससे पूछता है कि आपकी लास्ट डेट कब आई थी, आपकी लास्ट पीरियड्स कब आए थे। तो वो ये क्यों पूछते हैं, वो ये जवाब देगी चीज़ जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ। ये सब मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रही हूँ कि मुझे लगता है ये पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि 11वीं 12वीं में इसको बिल्कुल इतना पढ़ाई के जैसे पढ़ाया जाएगा कि तुम्हें खुद ही वैसे रट्टा मारना होगा, और आधे तुम में से मेडिकल लोगे नहीं तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा आधी चीज़ें। तो मैं चाहती हूँ कि तुम सबको पता हो, ये नाम ना पता हो बट एटलीस्ट प्रोसेस तो पता हो सकती है ना तुम लोगों को। 4 फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, लिख लो कहीं पे, लिखना चाहते हो तो। ये 1 से 5 दिन तक कईयों में चलता है, 1 से 7-8 दिन तक भी चल जाता है कईयों में। दूसरा है फॉलिक्यूलर फेज, तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज, और लास्ट होता है ल्यूटियल फेज। 4 फेज होते हैं किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ना, 4 फेजेस होते हैं किसी भी फीमेल के अंदर। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज। तो पहले 1 से 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज चलते हैं, फिर 6 से 14 दिन तक फॉलिक्यूलर फेज चलते हैं, फिर 14 से 25वें दिन तक ओव्यूलेटरी फेज चलता है। ये डेज वेरी कर सकते हैं फीमेल टू फीमेल। ये वो फेज है जहाँ पर लड़की को पीरियड्स होने हैं। जैसे पीरियड्स खत्म होंगे ना, जैसे ही उसके पीरियड्स खत्म होंगे, फॉलिकुलर फेज के अंदर ना ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होना शुरू होगा। ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होना शुरू होगा अभी उसका, ठीक है। फिर होता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेट जो गायनेक वगैरह होते हैं ना, वो एक्चुअली में देखते हैं आपका ओव्यूलेटरी फेज कब है। ओव्यूलेटरी फेज यूजुअली वो होता है जब एग रिलीज होना होता है। तो वो फीमेल को और मेल को, जो मेल पार्टनर्स का, उसको बोलते हैं कि आप इस ओव्यूलेटरी फेज के टाइम पर ना मेटिंग करना या फिर कॉपुलेशन इस टाइम पे करना। अगर आप इस टाइम पे करोगे ना तो चांस ऑफ प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि एग अभी नया नया रिलीज होगा, तो वो भी ज़रूर फेलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा होगा फर्टिलाइज होने के लिए। आई बात समझ? तो वो जो तुमसे डेट पूछे ना, वो उसकी 14 से 25 दिन तक आपको बोलते हैं कि इस टाइम पे आप क्या करना, कॉपुलेशन कर लेना। अगर आप इस टाइम पे कॉपुलेशन करोगे तो सबसे ज़्यादा इजीली आप प्रेग्नेंट हो जाएगी फीमेल। तो मैम इस साइड और इस साइड यहाँ पे नहीं प्रेग्नेंट हो सकती है, बट इसमें बेस्ट सबसे जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन ईजी हो जाती है इस केस में। लास्ट वाली कौन सी फेज है? लास्ट है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज होता है कि जब ये एग यहाँ से यहाँ पहुँचना शुरू कर गया है और हार्मोन सब अब ऊपर नीचे हो गए, पूरा अपने पीक पे हार्मोन पहुँच चुके हैं। मेंस्ट्रुअल फेज से पहले ना ल्यूटियल फेज में हार्मोन सारे पीक पे पहुंचे होते हैं। तो यहाँ पे जो फीमेल होती है वो ऐसे चिड़चिड़ी रहती है, उसे मूड स्विंग कहते हैं ना, मूड स्विंग हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि उसके हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो चुका होता है। हार्मोन सब पीक पे रिलीज हो रहे होते हैं उसकी बॉडी में। उसकी बॉडी पूरी अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करके बैठी हुई होती है, बट वो प्रेग्नेंट नहीं होती है लेडी। फिर आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज आ जाता है। मेंस्ट्रुअल फेज आते हैं, पीरियड्स हो जाते हैं। ये वाले फेजेस तो सबसे हैप्पी फेजेस कहे जाते हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की, क्योंकि इस टाइम पे फीमेल के अंदर हार्मोनल लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अगर एक नॉर्मल फीमेल है जिसको कोई रिप्रोडक्टिव से हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। मैम तो ये फेजेस के नंबर वाइज ऐसे नहीं होना चाहिए कि ओव्यूलेटरी फेज पहले होना चाहिए फिर दूसरा। एग रिलीज हुआ
एंडोमेट्रियम तक पहुंचा। फर्स्ट फेज में होना चाहिए। हम तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बच्चे सर्कल में चल रहा है, अच्छा इसमें कुछ स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट नहीं है, मैंने तो बस चार्ट की तरह बता दी, ये सर्कल की तरह है, मेंस्ट्रुअल फॉलिकुलर ओवुलेटरी, फिर मेंस्ट्रुअल फॉलिकुलर चलता रहेगा ये फीमेल में, ठीक है। जब फीमेल को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन होती है, उसको हम लोग मेनार्क कहते हैं। और जब उसको लास्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, यूजुअली अब वो हर फीमेल टू फीमेल डिपेंड करता है लाइफस्टाइल, कईयों को 35-45 में ही आने लगे हैं, अब कईयों को 65 प्लस में भी मतलब 60 प्लस में भी होती है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन लेडी टू लेडी कि उसके पीरियड्स कब आने बंद हो जाते हैं, कब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है उसकी ऑपरेट करना। जब लड़की को पीरियड्स आने बंद हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई, उसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, अपने उसके एग्स रिलीज होने मतलब बंद हो चुके हैं, वो अपने आप से प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी अगर स्पर्म उसके अंदर आ भी गया तो, उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज, और सॉरी ऑनसेट को तो सो कहता है मेनार्क। मेनार्क कहते हैं कि हम लोग जब पीरियड्स आना शुरू होते हैं और पीरियड जब आना बंद हो जाते हैं फीमेल के अंदर, हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। मेनार्क यूजुअली टीन एज में होता है, 13-14 में हो जाता है। अब लड़कियों को क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, मूवीज़ ऐसी आ रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा ओपन हो गए चीज़ों की तरफ, तो वो 9-10 में भी आना शुरू हो चुका है। तो डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेनोपॉज जो होता है यूजुअली 50s की लाइन में आता है, बट अब लेडीज़ को 30s और 40s में भी हो जाता है। मेनार्क और मेनोपॉज बहुत जल्दी आना या बहुत लेट आना कि कैसे आ रहा है, वो टोटली डिपेंड करता है लाइफस्टाइल पे और इन्वायरमेंट के ऊपर, और अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे तो वो डिपेंड करता ही है, ठीक है। इतना समझ आ गया? कोई दिक्कत? इस टाइम पे ओव्यूलेटरी फेज में ना प्रोजेस्टेरॉन वाला हार्मोन सबसे ज्यादा होने लग जाता है, बहुत बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ पे एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होने लग जाता है। बताऊंगी अभी। डन यहाँ तक? लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर बाकी अपन देखते हैं। इस तो आगे भी कर सकते हैं अपन लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, देखते हैं, चलो करते हैं। चलो इसके बाद एंड कर दूँगी ये हार्मोन्स पढ़ा के। हार्मोन्स के बारे में करते हैं। और प्लीज पहला हार्मोन जो है वो है ईस्ट्रोजन। देयर आर वेरियस हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज इन द फीमेल बॉडी। पहला है ईस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। दोनों एनसीईआरटी में सुन लो। ईस्ट्रोजन जो है, एक तो उसने एग रिलीज में हेल्प करना है, वही जैसे टेस्टोस्टेरोन है वैसे ईस्ट्रोजन है, तो इट फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग, मैच्योरिंग ऑफ एग। एक तो एग वाला काम करना है इसने, गेमीट प्रोडक्शन वाला काम करना है। और ईस्ट्रोजन का एक इम्पॉर्टेंट और काम है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देना। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि आवाज़ का पतले हो जाना, ठीक है, और इनलार्जनिंग ऑफ ब्रेस्ट हो जाना, प्यूबिक हेयर का इंक्रीज हो जाना, ये सारी चीज़ें कौन करेगा? फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कौन देगा? ईस्ट्रोजन देगा, ठीक है। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यही है जिसने एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करना है। इट मेंटेन्स, एंडोमेट्रियम पता है ना क्या है? यूरेटस नहीं, यूट्रस। तो ये एंडोमेट्रियम की वो वॉल को मेंटेन करके रखेगा। तो प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन अच्छे वाले लेवल पे आया होगा। आई बात समझ? तभी जब ओव्यूलेटरी फेज होता है ना, ध्यान सुनना, जब वो तीसरे वाला ओव्यूलेटरी फेज था जो मैंने अभी पढ़ाया, तीसरे वाले फेज पे एकदम प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है? एंडोमेट्रियम की वॉल को तैयार करना शुरू कर देता है, मेंटेन करना शुरू कर देता है, उसमें ब्लड भरना शुरू कर देता है। आई बात समझ? तो प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं इसको, ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, ठीक है। और ये दोनों ही किससे रिलीज हो रहे हैं? बाय ओवरीज। कौन रिलीज कर रहा है इनको? ओवरीज ही रिलीज करें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और ये फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, एग रिलीज को कंट्रोल कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम को मेंटेन भी करके रख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 2-4 और हैं जो आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट बता देती हूँ।
HCG, HPL, रिलैक्सिन। NCERT में नहीं है, 11 12 में बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। HCG, HPL, रिलैक्सिन। तो तुमने देखा वो प्रेगनेंसी किट्स आती हैं, उन प्रेगनेंसी किट के ऊपर ना ऐसा होता है, वो कहते हैं अगर 2 लाइंस आ गई ना तो इसका मतलब फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है। वो किट होती है, उसके ऊपर फीमेल जो होती है अपने 2 ड्रॉप ऑफ यूरिन डालती है। तो अगर वो ड्रॉप ऑफ यूरिन से ये दो लाइंस इकट्ठी आ गई तो इसका मतलब फीमेल जो होती है हम कहते हैं प्रेग्नेंट है उस केस के अंदर। अब वो इसका मतलब यूरिन के अंदर कोई चीज ऐसी रिलीज हो रही है जो इस किट के अंदर काम करवा के दिखा रही है ना। तो यूरिन में कौन सा हार्मोन आ रहा होता है? HCG हार्मोन आता है। HCG हार्मोन जो है वो डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी करवाता है। जैसे यूरिन के अंदर HCG हार्मोन आना शुरू हो जाता है इसका मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है। तो जब भी टेस्ट हो रहा होगा ना फीमेल की प्रेग्नेंट है कि नहीं, तो HCG हार्मोन के लेवल देखे जाते हैं कि HCG का लेवल कैसा है। और वो जो किट है ना प्रेगनेंसी वाली, उसके अंदर HCG हार्मोन के कारण ये 2 लाइनें बनती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? एक आपको ये बता देती हूँ, रिलैक्सिन का बता देती हूँ। रिलैक्सिन थोड़ा आसान है क्योंकि बताना इसका फंक्शन। रिलैक्सिन मतलब रिलैक्स करने वाला। तो फीमेल की ना मायोमेट्री में जब फीमेल लेबर पेन में है ना तो उसको बहुत जोर जोर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको जो पेल्विक रीजन को, पेल्विक के मसल्स को, पेल्विक होता है ये रीजन, इस रीजन के जो मसल्स है ना उसको रिलैक्स करने वाला काम रिलैक्सिन कर रहा है। कह रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो वाला काम कौन कर रहा है? रिलैक्सिन कर रहा है। आई बात समझ? इसके अलावा अच्छा, ये हार्मोन सिर्फ तब रिलीज होंगे जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो ये हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। डन। पहले ये तीनों हार्मोन को प्लेसेंटा रिलीज करता है, वो कनेक्टिंग टिश्यू वाला। स्टार्टिंग प्रेगनेंसी के कुछ स्टार्टिंग के महीनों में, कुछ ट्राइमेस्टर्स में प्लेसेंटा रिलीज करता है ये तीनों हार्मोन को। बाद में ये काम भी ओवरी करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा शेड ऑफ हो जाता है, प्लेसेंटा खत्म हो जाता है, उसके बाद ना ये प्लेसेंटा की जगह ओवरी करने लग जाती है ये सारे काम, HCG, HPL और रिलैक्सिन को रिलीज करना। आई बात समझ? HPL क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन समथिंग लाइक हार्मोन होता है, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 2 और हार्मोन है, ये तुम कर लो, अच्छा है तुम्हारे को पता होगा। तो एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है प्रोलैक्टिन। 2 और हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। भाई ऑक्सीटोसिन का काम तो क्या है? तुमने सुना है कई बार जो जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जो हमारी बफलोज एंड काउज होते हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो अभी वो बेबी डिलीवर नहीं करनी होती, पर प्रीमेच्योर उनके बेबी निकलवा दिए जाते हैं उनकी बॉडी से, पहले उनकी रिलीज करवा दिया जाता है, पार्चुरेशन पहले ही करवा दी जाती है। क्यों करवाई जाती है पता है? क्योंकि जब तक बेबी बाहर नहीं आएगा तब तक मिल्क नहीं मिलेगा ना, तो जल्द, क्योंकि देखो जो भी दूध बेच रहा है, जो भी उसको पूरे कैटल फार्म को कर रहा है ऑपरेट, उसको क्या चाहिए? जल्दी से जल्दी दूध बेचना है, तो जल्दी से जल्दी दूध की प्रोडक्शन चाहिए उसको। तो दूध तभी आएगा जब बेबी जो होगा वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो वो बॉडी से बाहर कब आएगा? जब फीमेल को क्या होंगे? लेबर पेन इंड्यूस होने लगेगी, कॉन्ट्रैक्शन होंगी फीमेल की यूट्रस के अंदर। तो वो क्या करते हैं? गाय भैंसों को ना ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा देते हैं। नहीं, मैं तुम्हें वैसे बता रही हूँ, तुम मत सुनना, तो तुम्हारी मर्जी नहीं सुनना, तो मैं तुम्हें बस वैसे जनरल नॉलेज बताती हूँ। जैसे कई बार कहते हैं ना आर्टिफिशियली लेबर पेन दे रहे हैं, आर्टिफिशियली लेबर पेन के लिए इंजेक्शन इंड्यूस करवाए गए हैं, तो वो जो आर्टिफिशियल इंजेक्शन होते हैं जो लेबर पेन इंड्यूस कराते हैं वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन होते हैं। जब बॉडी में हार्मोन खुद नहीं अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा तो फीमेल को ऑक्सीटोसिन दे दिया जाता है बाहर से, ताकि फीमेल की ना यूट्रस में फटाफट से कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाए और लेबर पेन इंड्यूस हो जाए उसके इसके अंदर। तो ऑक्सीटोसिन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर पेन। प्रीमेच्योर नहीं आएगा, मतलब लगभग डेवलप, जब उनको लगता है हो गया है, लगभग डेवलप हो गया है, बस नरिशमेंट के लिए अंदर बैठा है। ऐसा नहीं कि तीसरे महीने ही कर दिया, ये ऐसे नहीं होता है। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन एक चीज और के लिए होते हैं। प्रोलैक्टिन तो है ही, साथ में ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन के लिए भी होते हैं। क्या होता है ध्यान से सुनना, जब फीमेल को लेबर पेन आती है ना बहुत ज्यादा, तो लेबर पेन के टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है।
जब बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ रहा है ना, क्योंकि भाई लेबर पेन हो रही है फीमेल को, ऑक्सीटोसिन के लेवल बढ़ गए, तो फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन भी साथ में रिलीज होने लग गया। प्रोलैक्टिन क्या कहते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं ना फीमेल की ब्रेस्ट के अंदर, जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, मिल्क बनाते हैं बेबी के लिए। तो वो जो मिल्क है ना, वो मिल्क इंजेक्शन ये दोनों करवाएंगी। तो बेबी जब पुश हो रहा था ना बाहर, तो फीमेल के अंदर बॉडी के अंदर ये इंडिकेशन ऑलरेडी हार्मोन्स देते हैं कि भाई अभी बेबी बाहर आने वाला है, लगभग बाहर आ चुका है, तो फटाफट क्या कर, मिल्क बनाना बॉडी के अंदर मैमरी ग्लैंड्स के अंदर शुरू कर दे। और फीमेल की बॉडी क्या करती है, मिल्क बनाना शुरू कर देती है। आई बात समझ? तो बेबी जब भी सक करता है तो उसको क्या, ये हार्मोन्स बेसिकली बाद में प्रोलैक्टिन मेजर हो जाता है। प्रोलैक्टिन के कारण क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होती है, मिल्क इजेक्शन होने लग जाती है। ठीक है, डन, इतना समझ आ गया? तो ये जो लैक्टेशन पीरियड है वो किसके कारण आता है, इसके कारण ही आता है। लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क देने वाला पीरियड, लैक्टेशन पीरियड। डन। इसके बाद है, यहाँ तक हमने कोई दिक्कत यहाँ तक हार्मोन्स के अंदर, ईस्ट्रोजन एग वाला रिलीज वाला काम कर रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दे रहा है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है क्योंकि वो यूट्रस की वॉल को मोटा करके रखता है पूरे टाइम। HCG जो है वो यूरिन के अंदर आने लग जाता है, ये बताता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। HPL एक हार्मोन होता है, रिलैक्सिन एक हार्मोन होता है, ये तीनों हार्मोन प्लेसेंटा दे रहे हैं। इसका रिलैक्सिन का काम होता है पेल्विक मसल्स को शांत करना कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ऑक्सीटोसिन लेबर पेन देता है, कॉन्ट्रैक्शन देता है, प्रोलैक्टिन मिल्क इंजेक्शन में करता है। मिल्क इंजेक्शन एक्शन में ये दोनों करने स्टार्ट कर देते हैं मैमरी ग्लैंड्स के थ्रू। मैमरी ग्लैंड्स को बोलते हैं कि भाई मिल्क बनाना शुरू कर दे लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, इसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी हो जाएगी तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो क्या होगा, मतलब यानी कि कॉपुलेशन में अगर स्पर्म अंदर चल गया बॉडी के तो क्या होगा। अब बहुत सारे तरीके हैं कि हम रोक लें, कॉपुलेशन करें बट स्पर्म रोक लें, कहाँ तक पहुँचाने की, फीमेल के ट्रैक तक या फिर एग तक पहुँचाने के लिए फर्टिलाइजेशन रोक दें। आज के लिए आई गेस इतना बहुत है आप लोगों के लिए समझना। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कि कौन से मेथड्स हैं जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं। इसके अंदर हम बैरियर मेथड्स पढ़ेंगे जैसे डायफ्रेगम एंड कॉन्डम्स के बारे में। उसके बाद हम लोग सर्जिकल मेथड्स पढ़ेंगे, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी के बारे में। हार्मोनल पढ़ेंगे जिसके अंदर हम पिल्स के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग पिल्स होती हैं, वीकली पिल्स होती हैं, डेली पिल्स होती हैं जो फीमेल ले सकती है प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए। सहीलियाडॉल के बारे में पढ़ेंगे और कॉपर टी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोनल कैसे काम करते हैं ये। लास्ट एक टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर STDs, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, एड्स, हेपेटाइटिस वगैरह किस तरह से एक फीमेल से दूसरे मेल के अंदर आ सकती हैं, मेल टू फीमेल भी जा सकती हैं। ये क्यों होता है जब मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रख लो, जैसे कि यूजुअली रेड लाइट एरिया वाली फीमेल्स को ज़्यादा हो जाता है। और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। एंड दैट्स ऑल। फीमेल फीटिसाइड का थोड़ा सा टॉपिक है, वी विल बी एंडिंग आवर क्लास। थैंक यू सो मच।